इस चैनल में मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको वीर गाथा काल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निर्धारित किया गया था, वह आदिकाल के रूप में आचार्य हरराज प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निश्चित किया गया और वही मान्य है। यह सारा विवेचन मैंने उसमें किया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम आगे के काल विभाजन के विषय में अध्ययन करते हैं। आदिकाल के नामकरण के निर्धारण के उपरांत भक्ति काल आता है। भक्ति काल के नामकरण के विषय में बहुत विवाद नहीं है, क्योंकि भक्ति साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि इस समय भी वीर गाथात्मक रचनाएं रची गई हैं, लेकिन वे नगण्य हैं। समग्र भक्तिकालीन साहित्य को सगुण और निर्गुण दो भागों में विभक्त किया गया है। आप ब्लैक बोर्ड पर देखें। निर्गुण मार्गी ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण मार्ग में दो भाग हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के संत अर्थात कबीर दास, इसके सबसे मुख्य संत कौन थे? कबीर दास, जिनका संग्रह था बीजक। दूसरे निर्गुण मार्गी प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी संत, प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी संत, इसके जो मुख्य लेखक थे वो सूफी संत थे, मलिक मोहम्मद जायसी। इनका कौन सा ग्रंथ है? पद्मावत। अब दो निर्गुण में विभाग हो गए और दो सगुण में थे। सगुण मार्गी राम भक्त कवि कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास राम भक्त मार्गी कवि थे और यही मुख्य थे। और इनका सर्व प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है, यह महाकाव्य है। दूसरा सगुण मार्ग में कृष्ण भक्त कवि हुए, जिसमें सूरदास सर्वप्रमुख हैं। इसके अलावा परमानंद दास, अष्टछाप के अन्य कवि जिसमें नंददास वगैरह आते हैं, ये आगे आपको हम विस्तार से भक्ति काल में बताएंगे। तो कथन का तात्पर्य केवल यह है कि भक्ति काल के नामकरण में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि विपुल मात्रा में भक्त्यात्मक साहित्य इस काल में प्राप्त होता है। इसका समय सामान्यतः संवत 1400 से संवत 1600 माना गया है। इसके उपरांत उत्तर मध्यकाल, आचार्य प्रवर रामचंद्र शुक्ल जी ने मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल, जिसमें भक्ति काल आता है, और दूसरा उत्तर मध्यकाल, जिसमें रीति काल आता है। उत्तर मध्यकाल जिसमें रीति काल आता है, इसका समय संवत 1600 विक्रमी से संवत 1900 विक्रमी माना जाता है। 1900 विक्रमी के मध्य तक माना जाता है। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने इस काल का नाम अलंकारों की प्रधानता होने के कारण अलंकार काल कहा। परंतु इस काल के साहित्य में श्रृंगार भी मिलता है, लक्षण उदाहरण परंपरा भी मिलता है, और वीर रस और भक्ति के भी काव्य मिलते हैं। अगर हम इसे अलंकार काल कहेंगे तो अन्य सारी प्रवृत्तियां छिप जाएंगी, वह इंगित नहीं होंगी, इसलिए यह नाम अमान्य है। आचार्य प्रवर रामचंद्र शुक्ल का ही मैंने पहले भी बताया था कि विवेचनात्मक साहित्य है, तर्क के द्वारा सिद्ध किया गया इनके द्वारा है कि कौन सा नामकरण होना चाहिए।
संस्कृत काव्यों में काव्य शास्त्र की लक्षण उदाहरण की परंपरा को अपनाकर हिंदी में जब लक्षण उदाहरण की परंपरा को अपनाया गया तो उसे रीति काल के अंतर्गत रखा गया। क्या कारण था? रीति का अर्थ आप जानेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। रीति का अर्थ है परंपरा या परिपाटी। परंपरा से जो कुछ चली जा रही है, पहले से जो कुछ चली आ रही है, उसी का अनुपालन अगर आगे होता है तो उसे रीति कहते हैं। लक्षण उदाहरण परंपरा जो संस्कृत भाषा में पहले से हो रही थी, उसी को जब हिंदी में विद्वानों ने प्रस्तुत किया, हिंदी में जब उसकी रचना प्रारंभ की तो उसे रीति कहा गया, क्योंकि ये परंपरा से हमारे पास पहले से ही था। आचार्य शुक्ल जी ने इसी को इंगित करते हुए रीतिकाल नाम दिया। रीतिकालीन रचनाकारों में जो सर्वप्रमुख बात है वो आपको बताता हूं। आचार्यत्व एवं कवित्व। आचार्यत्व से तात्पर्य ये प्रकांड विद्वान थे। विद्वता इनके अंतर्गत अवश्य थी, और इसके अलावा कविता की रचना करने की जो क्षमता थी वह बहुत ज्यादा थी, जिसे कवित्व नाम दिया गया। इस प्रकार आचार्यत्व एवं कवित्व एक साथ मिलता है। यहाँ थोड़ा सा शुक्ल जी में और अन्य कवियों में, अन्य विद्वान नामकरण के विवेचकों में थोड़ा सा मतभेद है। शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीति का प्रथम कवि माना। शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीति का प्रथम कवि माना, लेकिन अन्य विद्वानों ने, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं, कृपाराम की हित तरंगिणी को ये चिंतामणि के पूर्व थे, हित तरंगिणी को प्रथम कवि रीति का माना। अब इसमें 3 प्रकार का साहित्य मिलता है। यह भी आपको जानना जरूरी है कि रीति की परंपरा से तो यह चल ही रहा था, लक्षण उदाहरण की परंपरा से, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे थे जो आचार्य तो था उनके में, उनकी रचनाओं को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इनके अंतर्गत विद्वता कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने लक्षण उदाहरण परंपरा के अनुसार, उस रीति के अनुसार अपने साहित्य की रचना नहीं की। इस प्रकार रीति में, लक्षण उदाहरण परंपरा में पारंगत होते हुए भी उन्होंने कविता की रचना उसके अनुरूप नहीं की। ऐसे में केवल एकमात्र साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, वह है बिहारी, जिन्होंने सतसई की रचना की है। इन्हें रीति सिद्ध कवि ऐसे भी थे जिन्होंने लक्षण उदाहरण की परंपरा का पूरी तरह से त्याग कर दिया। उनके मन में जो उद्गार उत्पन्न हुए, उसकी जब उन्होंने भावाभिव्यक्ति की तो उसमें रीति परंपरा नहीं दिखाई देती, उनके आचार्यत्व नहीं दिखाई देता, केवल हृदय के उद्गार दिखाई देते हैं, अर्थात वह रीति की परंपरा से मुक्त थे कवि। इस प्रकार उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। आचार्य शुक्ल ने ही यह विभाजन किया है, उन्हें रीति मुक्त कहा गया। अब रीति काल में 3 प्रकार के साहित्य हो गए, रीति युक्त, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। यह इसका क्रम है। इसी संदर्भ में मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन श्रृंगार काल में अव्याप्ति दोष है, क्योंकि लक्षण उदाहरण परंपरा भी इसमें नहीं दिखाई देती, उसका भी इंगित संकेत नहीं मिलता है, और श्रृंगार से मुक्त जो साहित्य है उसका भी संकेत इस नाम से नहीं मिलता है। इसमें वीर रस का भी साहित्य मिलता है, भूषण उसके कवि हुए, वह भी इसमें
इंगित नहीं होता इस नाम से, इसलिए यह नाम अमान्य है। कुल मिलाकर यह नामकरण रीति काल को ही विद्वानों ने स्वीकार किया है और इसका निम्नवत वर्गीकरण किया है। पहला, रीति युक्त साहित्य, जिसमें कृपाराम, केशव, चिंतामणि आदि आते हैं। दूसरा, रीति सिद्ध कवि, जिसमें केवल बिहारी आते हैं। और तीसरा, रीति मुक्त कवि, इसके अंतर्गत रसखान, आलम, बोधा, घनानंद आदि आते हैं। अब इसके उपरांत जो अगला काल आता है वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय सामान्यतः संवत 1900 के मध्य से और अब तक माना जाता है। आधुनिक काल बहुत महत्वपूर्ण काल रहा है साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, क्योंकि इसमें राजनीतिक परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ। अब तक मुसलमानों का, मुगलों का आधिपत्य था मध्य भारत में। धीरे धीरे उनका प्रभाव क्षीण हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूरा प्रभुत्व हो गया था। अर्थात मध्य भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया, जिसका प्रभाव क्या पड़ा? रचना शैली में विशद परिवर्तन आया। अभी तक काव्य में ही, कविता में ही रचना होती थी, लेकिन अब अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आने पर विविध गद्य की विविध विधाओं का विकास हुआ। ये अंग्रेजी साहित्य की बहुत बड़ी देन है। दूसरा जो प्रमुख कारण था, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, प्रेस का विकास, विज्ञान का ज्ञान प्रारंभ हुआ, उसका आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य सभ्यता एवं साहित्य का प्रभाव हिंदी के ऊपर, हिंदी साहित्य के ऊपर, विद्वानों के ऊपर, रचनाकारों के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से साहित्य रचना में विशद परिवर्तन आया। आगे इसको बता रहे हैं। साथ ही सामाजिक कुरीतियों के प्रति विद्रोह हुआ, और इसमें कौन थे प्रमुख? आर्य समाज, आपको पता है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस का था मिशन, वह राजा राम मोहन राय आदि थे। इन्होंने समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उसको दूर करने का प्रयास किया, और उसके तहत उन्होंने धर्म ग्रंथों की भी व्याख्या की और जन साधारण को समझाने के लिए हिंदी गद्य का प्रयोग किया। अब आगे देखिए, साहित्य और समाज की परिवर्तनशीलता के कारण इस काल को नव जागरण काल भी कहा गया। नव जागरण काल भी इसको माना गया क्योंकि जनता में नई विचारधाराओं का इसके अंतर्गत परिवर्तन हुआ, नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई। सन 1857 ईस्वी में, सभी जानते हैं आप सभी लोग, 1857 में स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध प्रारंभ हुआ था और समाप्त हो गया। वो फेल हो गया, कहने का मतलब पराजित हो गए क्रांतिकारी। उसी समय भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म हिंदी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ। अब इसी संदर्भ में आपको बताना चाहते हैं कि क्रांति के उपरांत हरिश्चंद्र के यहाँ साहित्यकारों की गोष्ठियां लगा करती थी। लोग अपनी विभिन्न रचनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करते थे, बताते थे और पढ़ते थे। ऐसे में जिनकी रचनाएं अच्छी होती थी, लोगों को अच्छी लगती थी, पसंद आती थी, उसका प्रकाशन होता था। भारतेंद्र जी ने अपने प्रखर व्यक्तित्व के कारण हिंदी की अन्य विधाओं का विकास किया, जैसे
साहित्य की गद्य विधा उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, एकांकी, निबंध आदि का विकास इसी समय हुआ। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतेंद्र जी के समय गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, परंतु काव्य की भाषा जो उसमें कविता लिखी जाती थी उसकी भाषा ब्रज भाषा थी। आगे लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रादुर्भाव हुआ, जो हिंदी साहित्य के लिए एक लैंप पोस्ट है। उन्होंने गद्य और पद्य की भाषा को एक रूपता प्रदान की। गद्य और पद्य में अलग अलग भाषा न करके एक ही भाषा का प्रयोग किया जाए, जिससे उसका समुचित विकास हो। हिंदी को मानक रूप दिया, आचार्य द्विवेदी ने मानक रूप दिया, व्याकरण सम्मत बनाया। इस तरह से आचार्य द्विवेदी का हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा के लिए अनुपम देन है। उन्होंने न केवल एक रूपता प्रदान की, वरन हिंदी को मानक हिंदी या साहित्यिक हिंदी के स्तर तक पहुंचाया। अब यहां से द्विवेदी जी के उपरांत, यह देखिए, द्विवेदी जी के उपरांत हिंदी साहित्य का विकास गद्य में और पद्य में अलग अलग हुआ। गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध, एकांकी आदि के रूप में हुआ, जैसा मैंने आपको पहले यहां बताया था। और पद्य में इसका अलग विकास हुआ, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि के रूपों में अलग अलग हुआ। यहां से काल का नामकरण साहित्यिक अलग अलग विधाओं के आधार पर, व्यक्ति जो महत्वपूर्ण थे उनके आधार पर, भाव अर्थात विभिन्न प्रवृत्तियां जो विशेषताएं थी उनके आधार पर, और रचना शैली के आधार पर अलग अलग हुआ। गद्य में और पद्य में अलग अलग इसका विकास हुआ। गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध, एकांकी आदि, एवं पद्य में रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि विधाओं का विकास हुआ, जिसका अलग अलग अध्ययन भी साहित्यकारों ने किया। अंत में अतः रामचंद्र शुक्ल के दिए गए काल विभाजन एवं नामकरण को कुछ संशोधनों के साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नामकरण और काल विभाजन निर्धारित कर दिया है, मान लिया है। अधिकांश विद्वान इसको मानते हैं। पहला आदिकाल, संवत 1000 से संवत 1400 तक। दूसरा मध्यकाल, मध्यकाल के दो भाग हैं, पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल, संवत 1400 से 1600 विक्रमी तक। उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल, संवत 1600 से 1900 विक्रमी तक। और आधुनिक काल संवत 1900 विक्रमी से अब तक। यहाँ एक बात आपको बताना बहुत जरूरी है कि सभी काल में सभी प्रवृत्तियां, सभी भाव की रचनाएं मिलती रहती हैं, लेकिन जो रचनाएं प्रमुख हो जाती हैं, जिनका भाव विस्तार से मिलता है, अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलता है, वह प्रमुख हो जाती हैं। और गौण प्रवृत्तियों के माध्यम से, या ये कहें कि गौण प्रवृत्तियां चलती रहती हैं, जब वो प्रमुख हो जाती हैं तो उनके आधार पर नामकरण होता है। ऐसा ही इतिहासकारों ने किया। अभी तक हम लोगों ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आर्य भाषा से हुई, इस विषय में हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई,
नामकरण और काल विभाजन का विस्तार से अध्ययन किया है। यदि आपको इसमें कोई चीज न समझ में आई हो या और अधिक जानकारी चाहते हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिख दें और मैं उसका निवारण शीघ्रातिशीघ्र कर दूंगा। अगले वीडियो में हम आदिकाल की सामग्री, विषय वस्तु और उसकी काव्यात्मक शैली इत्यादि सब कुछ के बारे में विस्तार से विभिन्न अध्यायों में अध्ययन करेंगे। कृपया इस समग्र हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।